बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का चैप्टर 1। लेकिन चैप्टर 1 जो है वो बेसिकली स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का प्योर वो चैप्टर नहीं है। जो आपने इससे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स पढ़ा है वो चैप्टर जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चैप्टर डिस्कस करने का मकसद ये है कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का जो प्री रिक्विजिट है वो ये वाला कोर्स है। तो अगर किसी ने ये कोर्स नहीं पढ़ा हुआ या किसी ने बेहतर तरीके से इसको नहीं स्टडी किया हुआ तो इस कोर्स को जो है ना थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दिया गया है इस चैप्टर के अंदर, ताकि चीज़ें समझ में आएँ और आगे जो है ना उनको फर्दर एक्सप्लेन जब करें तो उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ब्रीफ इंट्रोडक्शन। I am Dr. Abdul Aziz, Assistant Professor and Head of Department Business Administration at Federal Urdu University, Karachi. I have more than 15 years of teaching experience, having good command on stats, statistical inference and other subjects, and I have also good command on data analysis software such as SPSS, Stata, eViews, etc. So far, 17 students have successfully completed their MS under my supervision, and 22 research papers published in different national and international journals till 20th March 2021. 4 papers have recently been submitted for publication, and I have worked on diversified topics and used advanced econometrics techniques such as ARCH, family models, co-integration, VECM, VAR models, and non-parametric tests, especially used for ordinal and nominal scale data. Overview of descriptive statistics. Handout 1, Chapter 1 and 2. तो अब इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों को, ताकि जो है ना इसके बारे में आप उसको डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स को अंडरस्टैंड कर सकें। याद रखें स्टैटिस्टिक्स के जो है ना वो 2 पार्ट्स हैं, एक डिस्क्रिप्टिव है, दूसरा इन्फ्रेंशियल है। डिस्क्रिप्टिव जैसे वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसमें हम डेटा को डिस्क्राइब करते हैं, डेटा को एक ऑर्डर में रखते हैं, चाहे वो टेबुलर फॉर्म में हो, क्वेश्चनर टेबुलर फॉर्म में हो, ग्राफिकल फॉर्म में हो, यानी डेटा को हम प्रेजेंट करते हैं, डेटा कि समझो कि डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन इन्फ्रेंशियल स्टेट्स में हम डेटा से रिजल्ट्स कंक्लूड करते हैं, रिजल्ट्स इन्फर करते हैं। तो और इन्फ्रेंशियल स्टेट्स के लिए लाजमी है कि आपके पास डिस्क्रिप्टिव डेटा होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्टिव का जो है ओवरव्यू को कंटिन्यू करते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमसे पूछा गया है, स्पेसिफाई द मैथमेटिकल सिंबल यूज्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्टिव मेजर्स। सैम्पल मीन का क्या सिंबल होता है? सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। सैम्पल मीन का देखें एक्स बार जहाँ कहीं भी आपको नज़र आए इसका मतलब ये सैम्पल मीन को डिनोट करता है। सैम्पल मीन, सैम्पल आप समझ सकते हैं, सैम्पल जो है ना सबसेट ऑफ पॉपुलेशन होता है, यानी पॉपुलेशन में तो लाखों लोग हो सकते हैं, तो हम उसमें से सिलेक्टेड लोग लेते हैं तो वो सैम्पल कहलाता है। उसका अगर सिलेक्टेड लोगों का अगर हम मीन कैलकुलेट करें तो वो एक्स बार कहलाता है। इसी तरीके से उसी का हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें तो सैम्पल का, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा, उसका सिंबल एस होगा, उसका सिंबल एस होगा। इसी तरीके से अगर पूरी पॉपुलेशन यानी अगर जितने भी लोग हैं, सपोज़ हम किसी कराची के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो कराची की जितनी भी पॉपुलेशन है सब की सब अगर हम सारे लोग शामिल कर दें और उसका अगर हम मीन कैलकुलेट करें तो वो पॉपुलेशन मीन कहलाएगा, यानी इसका सिंबल ये म्यू कहलाता है, यू टाइप का होता है, उसको म्यू कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर उसी पॉपुलेशन का अगर उसी जो हम पूरी कराची के सारे लोग हमने ले लिए, उसका अगर उस डेटा का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम किया तो उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो ये सिंबल्स हैं, सिंबल्स याद रखें। इससे एक्स बार सैम्पल मीन, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज ए जेड स्कोर ऑब्टेन्ड? व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ जेड स्कोर? एन ऑब्जर्वेशन हैज ए स्कोर ऑफ 9, रफली स्पीकिंग व्हाट इज द रिलेटिव स्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन? याद रखें जो है ना, एक होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होती है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जेड स्कोर यूज़ होता है। अभी जेड स्कोर इस स्टेज पे आपको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये है कि यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम उसका थोड़ा सा आपको एक जो है ना नो हाउ दे देते हैं कि ये चीज़ क्या होती है।
देखें आगे चल के स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के लिए हम जो है ना टेबल्स यूज़ करेंगे, जिसमें Z टेबल, T टेबल और भी बहुत सारे टेबल्स हैं। अब उन टेबल्स की अंदर जब हम कोई भी वर्किंग करते हैं तो उस वर्किंग के लिए उस टेबल के अंदर चूँकि ऑलरेडी जो है ना स्टैंडर्ड स्कोर्स दिए हुए होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम भी अपने डेटा से एक स्टैंडर्ड स्कोर कैलकुलेट करते हैं जिसको हम Z स्कोर कहते हैं। उस Z स्कोर को जो हमने कैलकुलेट किया है उसको फिर हम कंपेयर करते हैं जो ऑलरेडी स्टैटिस्टिशियंस ने जो टेबल्स हमें दिए हुए उन टेबल्स के साथ कंपेयर करते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो कहाँ लाया करती है। तो उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि आया ये वाली जो स्टेटमेंट हाइपोथेसिस है वो जो है ना वो सही है या गलत है, वो उस बेसिस पे फिर हम डिसाइड करते हैं। तो Z स्कोर ऑब्टेन करने का जो फार्मूला है वो ये वाला फार्मूला है। उसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है, म्यू होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये अभी इस स्टेज पे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप ये देख लें अगले चैप्टर्स में इनकी जो है ना डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे इसको। व्हाट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ Z स्कोर। Z स्कोर बेसिकली हमारा स्टैंडर्ड स्कोर होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल स्कोर फॉर पर्टिकुलर वैल्यू। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेजर ऑफ रिलेटिव स्टैंडिंग। तो ये Z स्कोर जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल स्कोर होता है, क्योंकि जो टेबल्स होते हैं वो भी हमें स्टैंडर्ड स्कोर्स में गिवन होते हैं, तो उसके लिए हमें ये वाला स्कोर कैलकुलेट करना लाजमी होता है। तो आगे जब हम चीज़ें करेंगे तो वहाँ पे आपको मज़ीद क्लियर होगा, क्योंकि अभी सिर्फ हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, लेकिन आगे जब इसकी प्रैक्टिस यानी बाकायदा एग्जाम्पल्स के साथ उसको किया गया है तो वहाँ पे आपको मज़ीद क्लियर होगा। फिर हम उसको रेफ़र करेंगे कि भी देखें लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने इसके बारे में आपको ये बताया था। अब देखें इसका जो है ना ये इम्पेक्ट आ रहा है, इस तरीके से ये कैलकुलेट हो रहा है। उसके बाद जो है तीसरा सवाल है, इन ऑब्जर्वेशन हैज़ ए Z स्कोर ऑफ 2.9 रफली स्पीकिंग व्हाट इज़ द रिलेटिव स्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अगर इसके एक ऑब्जर्वेशन है उसके Z स्कोर जो है वो 2.9 है। अब याद रखें Z स्कोर को जब हम स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व पे रखते हैं तो सेंटर में 0 आता है, राइट पे +1 माइनस, लेफ़्ट पे -1, फिर +2 -2 +3 -3। अब 0 का मतलब ये है कि ये जो कर्व है, ये कर्व का एरिया यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से एरिया इसका शुरू होता है। ये कर्व 100% एरिया के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। तो यहाँ से एरिया शुरू होता है, यानी यहाँ जो माइनस साइन साइड ये वाला यहाँ से शुरू होता है, और इस जैसे इस तरफ हम राइट की तरफ जाएंगे ये एरिया बढ़ता जाएगा। ये जो 0 है ये पूरा सेंटर में गिवन है, ये पूरा सेंटर में गिवन है। सेंटर का मतलब ये है कि 50% एरिया इस तरफ है लेफ़्ट की साइड पे, और 50% एरिया जो है वो राइट की साइड पर है। उसके बाद फिर हम जैसे राइट पे जाएंगे तो ये फिर एरिया 50% से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जो कर्व है ये -3 से लेके +3, ये तकरीबन 99.74% जो है हमारा एरिया इन दो वैल्यूज़ के दरमियान रहता है। यानी आप देख सकते हैं कि 0.0013 और 0.0013, यानी अगर ये एरिया हटा दें तो ये 0.0026 बनता है, यानी 0.26%। 0.26% एरिया को अगर हम हटा दें तो समझो कि 100% एरिया में से 0.26% हटा दें तो -3 से +3 के दरमियान जो एरिया है वो 99.74% है। तो ये जो है +3 से जो है आगे हम जाएंगे तो 3.9 तक जो है ये 100% एरिया कवर हो जाता है, यानी +3.9 से लेके -3.9 के दरमियान जितना भी एरिया होता है वो 100% होता है। अब हमारी जो स्टैंडर्ड वैल्यू आती है Z स्कोर की वो या तो यानी 3.9 या 2.9 जो भी आती है, तो हमें ये देखना है वो कर्व कहाँ लाया करेगी। अब अगर हमारी Z स्कोर की वैल्यू 0 आएगी तो हम कहेंगे कि भाई हमारी Z स्कोर की वैल्यू यहाँ लाया कर रही है। अगर हमारी Z स्कोर की वैल्यू +1 आएगी तो हम कहेंगे वैल्यू हमारी यहाँ लाया कर रही है, ठीक है, क्योंकि ये कर्व जो है बना हुआ है, ये डिफाइंड है, इसमें हमसे पूछा गया 2.9 की जो है वो स्टैंडिंग कहाँ है। तो हम देख सकते हैं कि +3 के बिल्कुल करीब, यानी यहाँ कहीं जो है ना उसकी यानी पोजीशन बन रही है। तो 2.9 जो है Z कर्व के ऊपर यहाँ लाया कर रहा है। तो if Z score is 2.9 it means particular observation deviates approximately 3 times standard deviation away from mean, यानी ये 0 हमारा मीन होता है,
ये 1 2 3 ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो ये समझो 3 के करीब है, 2.93 के करीब है, तो समझो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 के करीब ये हमने उसको लिखा है। तो ये इसकी जो ना वो इंटरप्रिटेशन है। फर्दर उसकी डिटेल जब हम Z स्कोर को आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन द डेटा गिवन द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर फॉर 10 ईयर्स कैलकुलेट अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन्स। ये डेटा है, ठीक है। अब ये फार्मूला अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पे चूँकि कोई एफ नहीं है, सारे एक्स हैं, तो क्योंकि एफ होता है तो फिर हम पहले एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जहाँ यहाँ पे सारे एक्स हैं तो हम सिंपली समेशन ऑफ एक्स कर देंगे, क्योंकि हर ऑब्जर्वेशन वन टाइम रिपीट हो रही है। या उसमें एफ़ का हमने जो है ना वो उसको एफ़ डेटा को उस ऑर्डर में हमने नहीं लिखा, तो लिहाजा इस डेटा को सिंपली हम सारी ऑब्जर्वेशन को सम कर देंगे। ये सारे एक्स वैल्यूज़ हैं, तो उसका फार्मूला असल में सम ऑफ एक्स होता है, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो एफ़ को इग्नोर कर दें या कुछ भी कर लें, लेकिन ये कि चूँकि इसमें फ्रीक्वेंसी हमने नहीं दी, फ्रीक्वेंसी के कॉलम को हमने कंसीडर नहीं किया, तो समेशन ऑफ एक्स हमने सब वैल्यूज़ को सम किया, तो उसका सम जो आ रहा है, टोटल आ रहा है वो 1008 आ रहा है। और ये टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से डिवाइड किया तो 100.8 ये हमारे पास जो है मीन आ गया। फिर ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है एंटी लॉग समेशन ऑफ एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो सबसे पहले हम इन सब वैल्यू का जो है ना वो लॉग लेना है, 101 का लॉग, 99 का लॉग लेके जब हमने लॉग लिया, लॉग का जब हमने सम किया तो सम आ गया 20.016। जब सारी लॉग वैल्यूज़ का सम किया तो डिवाइडेड बाय 10 किया, डिवाइडेड बाय 10 करने के बाद हमने इसको एंटी लॉग निकाला तो 100.369 आंसर आ रहा है। उसके बाद हार्मोनिक मीन जो है उसके लिए जो फार्मूला है वो 1 डिवाइडेड बाय एक्स का सम लेना है, यानी 1 को डिवाइड करना है 101 से, फिर 1 को डिवाइड करना है 99 से, 1 को डिवाइड करना है 95 से। इनका सबका जो टोटल आ गया था वो आ गया था 0.100063। उसके बाद एन को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 99.93698। तो ये हमारे पास हार्मोनिक मीन आ गया। सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स के बारे में आपको प्रीवियस कोर्सेज के अंदर नो हाउ होगी। यहाँ पे सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें सब पहले से फेमिलियर हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको ये रिवाइज़ करवाया जा रहा है ताकि अगर कोई कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो अभी उसको समझ लें, लेकिन अगर आपको फर्दर रीडिंग की ज़रूरत है तो आप इस डिस्क्रिप्टिव की बुक को गो थ्रू करें। उसका रीज़न ये है कि इन्फ्रेंशियल को समझने के लिए डिस्क्रिप्टिव प्रीरिक्विजिट है, इसके बगैर फिर आप आगे इस कोर्स को समझ नहीं सकते। ये 3 मीन्स हैं जो हमने कैलकुलेट की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच ऑफ द 30 फैमिली इज एज फॉलोज। कैलकुलेट मीडियन, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, डिसाइल, परसेंटाइल, मीन एंड मोड। ये हमारे पास डेटा है, उसमें हमें सब पहले हमें मीडियन कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। ठीक है, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। टोटल 30 ऑब्जर्वेशन है, जैसे ऊपर बता रहा है, तो हमने 1 से लेकर 30 तक ये नंबर लिख लिए। उसके बाद जो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर है वो 0 है। अब 0 एक मरतबा आ रहा है, 2 मरतबा, 3 4 5, हमने 1 2 3 4 5 0 लिख दिए। उसके बाद जो दूसरा छोटा नंबर है वो 1 है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 टाइम्स आ रहा है, तो हमने 1 1 1 भी 5 टाइम्स लिख दिया। उसके बाद तीसरा छोटा नंबर है 2 है, फिर 2 2 2 2 2 ये तकरीबन 7 टाइम्स आ रहा है, तो हमने 2 जो है 7 टाइम्स लिख दिया। इसी तरीके 3 4 5 6 7 को हमने लिखा है। ये हमने डेटा को ऑर्डर में रखा है, ठीक है। मीडियन क्या होता है, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू एट 50% पोजिशंस। मीडियन का मतलब होता है डेटा को जब आप असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं तो जो सबसे सेंटर में वैल्यू आती है वो मीडियन कहलाती है, ठीक है। तो हमने ये डेटा अरेंज किया। अब मीडियन पोजीशन, सबसे पहले हमें मीडियन पोजीशन मालूम करनी। मीडियन पोजीशन का जो फार्मूला है वो फार्मूला शीट में गिवन भी है, n+1 डिवाइडेड बाय 2 और 0.5 इंटू n+1। तो n हमारा 30 है, +1 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 15.5 आ गया। अब 15.5 जो है यहाँ पे कोई डायरेक्ट 15.5
जो है ना नंबर नहीं है, 15 है या 16 है। तो जब कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं आता, अगर 15 आता तो हम इसको मीडियन मान लेते, अगर 16 आता तो हम इसको मीडियन मान लेते, लेकिन चूंकि 15 भी नहीं है 16 भी नहीं है, 15.5 है, तो हम क्या करते हैं 15th और 16th, देयर इज़ नो एग्जैक्ट 15.5 पोजीशन इन डेटा, देयरफॉर वी टेक एवरेज ऑफ 15 एंड 16 पोजीशन नंबर। ठीक है, जो 15वें और 16वें नंबर पे जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनका हम एवरेज लेते हैं, जो कि दोनों जगह पे 2 है। 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एवरेज 2 आ जाएगा। एट 15 पोजीशन नंबर इज 2 एंड 16 नंबर इज आल्सो 2, एवरेज ऑफ बोथ नंबर इज 2 एंड दैट इज़ आवर मीडियन। तो 2 हमारा इस डेटा में 2 हमारा मीडियन है। ठीक है, याद रखें ये वाला फार्मूला मीडियन नहीं बताता, मीडियन की पोजीशन बताता है कि कौन से नंबर वाला जो नंबर है वो मीडियन कहलाएगा। तो वो यानी ये 15.5 ये हमारा मीडियन नहीं है, ये हमें बताता है कि 15 और 16 नंबर के नीचे जो ऑब्जर्वेशन है उनका एवरेज लें, वो आपका मीडियन कहलाएगा। अब मीडियन आ गया 2, अब 2 का मतलब ये बनता है मीडियन मीन्स 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन लाई एट दी लेफ्ट साइड, यानी 2 के लेफ्ट साइड पे इस तरफ, 2 के इस तरफ जो ऑब्जर्वेशन है वो 50% है, और 2 के इस तरफ भी ऑब्जर्वेशन जो है वो 50% है। 50% ऑब्जर्वेशन लाए जो है लेफ़्ट साइड ऑफ द 2 एंड 50% ऑब्जर्वेशन लाए राइट साइड ऑफ द 2। तो ये जो ना मीडियन की इंटरप्रिटेशन है, आप देख सकते हैं हमने 50% सेंटर पे दिया है, लेफ़्ट में 50% इस तरफ और 50% इस तरफ ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, और आप देख सकते हैं कि वाकई 2 के इस तरफ जो छोटी वैल्यूज़ हैं वो भी जो है 15 हैं, और 2 से जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो भी 15 हैं, तो 2 जो है वो सेंटर में आ रहा है। उसके बाद क्वार्टाइल, क्वार्टाइल इज़ द 25th परसेंट वैल्यू ऑफ द डेटा। ठीक है, जैसे ये 50% यानी सेंटर वाली वैल्यू थी, ये क्वार्टर वाली चौथे हिस्से वाली वैल्यू होती है। तो डेटा को हमने वही डेटा रखा है, एज इट इज़ हमने रखा है। तो अब क्वार्टाइल मालूम करने का जो फार्मूला है वो ये है, क्वार्टाइल 1 वो n+1 डिवाइडेड बाय 4 या 0.25। तो हमने देखा 7.75 आ रहा है, 7.75 एग्जैक्ट नंबर नहीं है, देयर इज़ नो एग्जैक्ट 7.75 पोजीशन इन डेटा। तो हम क्या करते हैं 7 और 8 के नीचे जो ऑब्जर्वेशन होती है, दोनों जगह पे 7 के नीचे भी 1 आ रहा है, 8 के नीचे भी 1 आ रहा है, देयरफॉर वी टेक एवरेज 7 8 पोजीशन नंबर्स, द एवरेज इज़ 1, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1 आएगा। सो Q1 यानी क्वार्टाइल 1 इज़ 1। अब क्वार्टाइल 1 जो है वो हमारा 1 आ रहा है, यानी इस डेटा में 25% पोजीशन का मतलब, यानी 1 के, इसका मतलब ये है कि 1 के लेफ़्ट साइड पे 25% ऑब्जर्वेशन है और 1 के राइट साइड पे जो है 75% ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, Q1 मीन्स 25% ऑब्जर्वेशन लाई एट द लेफ्ट साइड ऑफ द 1 एंड 75% ऑब्जर्वेशन लाई एट द राइट साइड ऑफ द 1। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है, यहाँ हमने लिखा भी है, ये तकरीबन 7 और 8 पोजीशन पे ये हमने इसको एरो की मदद से दिखाया है, 25% ऊपर लिखा है। अब देखें इस तरफ आपको 25% ऑब्जर्वेशन नजर आएंगे लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे आपको जो है 75% ऑब्जर्वेशन नजर आएंगी। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। अब आते हैं क्वार्टाइल 3 मीडियन, क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 3 का मतलब ये है कि जो है ना आपको 75% पोजीशन मालूम करनी है, क्वार्टर इज़ द 75% पोजीशन परसेंट वैल्यू ऑफ द डेटा। तो 75% वैल्यू ये देख सकते हैं, डेटा उसी ऑर्डर में हुआ है, उसको मालूम करने का जो तरीका है वो 3 × n1 डिवाइडेड बाय 4 या +1 डिवाइडेड बाय 4। तो 3 यानी n को 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखें पीछे हमने जो है ना कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं की थी, पीछे हमने कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं की थी क्योंकि उसमें ज़रूरत नहीं थी। क्वार्टाइल मीडियन में का फार्मूला n+1 है, जबकि क्वार्टाइल 1 का जो फार्मूला है उसमें n के साथ 1 मल्टीप्लाई होता है, तो 1 को हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। लेकिन क्वार्टाइल 2 में जब हम आते हैं तो क्वार्टाइल 2 में n 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है, क्वार्टाइल 3 में 3 के साथ, तो इस तरीके से जो है ना वो फिर मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर जो है क्वार्टाइल 3 में n 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, +1 किया तो ये आ गया 91 डिवाइडेड बाय 4 किया तो 22.75। 22.75 पोजीशन जो है उसको जब हमने यहाँ पे चेक किया तो ये तकरीबन एग्जैक्ट Q3 एग्जैक्ट नहीं आ रहा, तो हमें जो है ना 22 और 23 पोजीशन पे जो दो नंबर हैं, 22 पे 3 आ रहा है, 23 पे 4 आ रहा है, तो 22 और 23 को जब 2 3 और 4 को जब हमने ऐड किया 7 आ गया, 7 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 3.5 आ गया। 3.5 जो है वो हमारा क्वार्टाइल 3 है। ठीक है, क्वार्टाइल 3 यानी 3.5 वैल्यू के इस तरफ लेफ़्ट आप देख सकते हैं, ये 70 लेफ़्ट साइड पे
जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, इट इंडिकेट 75% ऑब्जर्व लाई द लेफ्ट साइड ऑफ द 3.5 एंड 25% ऑब्जर्वेशन वो लाई द राइट साइड ऑफ 3.5, यानी यहाँ ये जो हमारा क्वार्टाइल 3 की नंबर आ रहा है 3.5, तो 3.5 के इस तरफ जो है 75% ऑब्जर्वेशन है लेफ्ट साइड पे, और 25% ऑब्जर्वेशन जो है वो राइट साइड पे है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो हमारे पास डिसाइल 1 है, अब डिसाइल 1 जो है, डिसाइल 1 का फार्मूला भी तकरीबन यही है, उसमें डिवाइडेड बाय 10 होता है, डिसाइल में डिवाइडेड बाय 10 होता है, यानी n डिवाइडेड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 10 डिसाइल 1 का फार्मूला है। लेकिन जब आप डिसाइल 2 की बात करेंगे तो वो 2 मल्टीप्लाई बाय n+1 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। डिसाइल 3 मल्टीप्लाई बाय n, डिसाइल 4 मल्टीप्लाई बाय n+1। तो जिस तरीके से डिसाइल में जो है ना हमारे पास डिवाइडेड बाय 10 होगा, इसी तरीके से परसेंटाइल में जो है वो डिवाइडेड बाय 100 होगा। तो D1 यानी डिसाइल 1 का मतलब होता है 10th पर्सन पोजीशन, यानी इस ऑब्जर्वेशन में 10% जो ऑब्जर्वेशन है, 10वें पर्सन पे जो ऑब्जर्वेशन मौजूद है वो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आती है, जो कि ये 0 शायद बने या कुछ और बने। तो डिसाइल 1 का मतलब होता है कि 10% ऑब्जर्वेशन आपकी लेफ़्ट साइड पे होती है, 90% आपकी ऑब्जर्वेशन राइट साइड पे होती है। इसी तरीके से यानी D1 इज़ द 10th पर्सन वैल्यू, P 60 परसेंटाइल में याद रखें सेम फार्मूला होता है, लेकिन डिवाइडेड बाय 100 होता है, डिवाइडेड बाय 100 होता है। उसमें अगर परसेंटाइल 1 करना होता है तो 1 मल्टीप्लाई बाय n+1 डिवाइडेड बाय 100 होता है। परसेंटाइल 2 अगर मालूम करना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय n, यानी जो भी परसेंटाइल होगा वो पहले n से मल्टीप्लाई होगा, वो नंबर डिवाइडेड बाय 100 होगा, +1 फार्मूले के अंदर मौजूद रहेगा। तो P60 यानी परसेंटाइल द 60% वैल्यू, यानी वो तकरीबन यहाँ कहीं अगर पीछे आप देख लें तो परसेंटाइल 60% जो है ना तकरीबन यहाँ कहीं जो है ना 18-19 के आसपास यहाँ कहीं लाया करेगा, क्योंकि 50% से थोड़ा आगे होगा। तो ये इसका मतलब फिर ये होगा कि 60% ऑब्जर्वेशन आपकी लेफ़्ट साइड पे है और 40% ऑब्जर्वेशन आपकी राइट साइड पे। तो ये परसेंटाइल है। आगे बढ़ते हैं तो ये इस तरीके से जो है ना आप फर्दर इसकी कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन ये कि ये प्रोसीजर है जो यहाँ बताया गया। याद रखें मीडियन 50% वैल्यू होती है, मीडियन, ठीक है, जो हमने पिछले मीडियन Q2 क्वार्टाइल 2 देखें, क्वार्टाइल 1 हमने देखा, क्वार्टाइल 1 जो था वो 25% वैल्यू थी। उसके बाद हमने क्वार्टाइल जो है 3 देखा, वो हमारे पास जो है 75। तो क्वार्टाइल 2 जो है वो हमारा जो है यहाँ कहीं आएगा, वो बिल्कुल मीडियन के बराबर होता है, क्योंकि 25% पर 50% पे वही एग्जैक्टली वही पोजीशन आएगी जो मीडियन की है। तो मीडियन क्वार्टाइल 2 और डिसाइल 5 का मतलब होता है D1 जो है वो 10th पर्सन पोजीशन होती है, D5 50% पोजीशन होती है। तो डिसाइल 5 या परसेंटाइल 50 परसेंटाइल का मतलब है P1 का मतलब है 1%, P50 का मतलब है 50%। तो P50 हो गया, D5 का मतलब 50% है, Q2 यानी क्वार्टाइल 2 का मतलब 50% है, मीडियन का मतलब, तो ये चारों आपस में बराबर हैं, ये इक्वल हैं, ये याद रखें। उसके बाद उसका मोड कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है। तो मोड जो है द मोस्ट रिपीटेटिव नंबर इन द डेटा दैट इज़ 2। इस डेटा के अंदर सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला नंबर जो है वो 2 है। तो 2 जो है मोस्ट रिपीटेटिव नंबर अकरिंग 7 टाइम्स, तो उसके अलावा और कोई जो नंबर नहीं है जो ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ हो, तो 2 हमारा मोड है। उसके बाद सैम्पल मीन हमने कैलकुलेट किया, समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय n। तो इन सब का जब हमने सम किया तो 72 आया, डिवाइडेड बाय 30, n से किया तो 2.4 आ गया। तो इस डेटा में हमारा मोड भी 2 है, हमारा मीडियन भी 2 है, और हमारा मीन जो है वो 2.4 है, ठीक है। अब हमने डेटा को क्या किया है, अब हमने डेटा को F कॉलम के साथ जो है ना यहाँ करके दिखाया। हालांकि ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आगे के कुछ सवाल समझने के लिए हमने इसको ये यहाँ पर किया। तो x हमने लिखा 0, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी 0 5 टाइम्स आ रहा है। फिर हमने 1 लिखा, 1 की फ्रीक्वेंसी 1 भी 5 टाइम्स आ रहा है, 2 7 टाइम्स आ रहा है, 3 5 टाइम्स आ रहा है, 4 5 टाइम्स, 5 6 7 1 1 टाइम आ रहा है। वो आप देख सकते हैं, देखें 0 1 2 3 4 5,
5 टाइम्स आ रहा है, फिर 1 भी 5 टाइम्स आ रहा है, काउंट कर लें। फिर 2 जो है वो 7 टाइम्स आ रहा है, वो हमने 2 के सामने। फिर 3 जो है वो 5 टाइम्स आ रहा है, 4 भी 5 टाइम्स आ रहा है, वो हमने लिखा। 6 एक ही मरतबा, 5 एक ही मरतबा आ रहा है, 6 एक ही मरतबा आ रहा है, 7 एक ही मरतबा। तो हमने इसको एफ कॉलम के साथ लिखने की कोशिश की। उसके बाद हमने इसका ग्राफ बनाया। तो ग्राफ हमने देखा, देखो 0। अब यहाँ ये जो इस एक्स एक्सिस पे जो है ना एक्स वैल्यूज़ होती हैं, और यहाँ एफ इस साइड पे जो है ना ये फ्रीक्वेंसी होती है। अब 0 कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है? 5 मरतबा। तो देखो 0 का कर्व 5 तक आ रहा है। 1 की फ्रीक्वेंसीज कितनी है? 5। 1 देखो दोनों बराबर आ रहे हैं। उसके बाद 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7, ये यहाँ पे आ रहा है। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। 6 की 1, ये देखो तीनों बराबर आ रहे हैं, ये चारों बराबर आ रहे हैं, और ये 2 जो है वो 7 टाइम्स आ रहा है। तो उसके बाद हमने इसके ऊपर कर्व फिट किया। तो देखो ये कर्व जो है, ये जो है नॉर्मल नहीं है। देखें पीछे अगर आपने ये कर्व देखा हो, ये वाला जो कर्व है ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है। नॉर्मल कर्व भी इस जैसा ही होता है, यानी नॉर्मल कर्व का मतलब है डेटा आपका नॉर्मल है। नॉर्मल होता है तो फिर उसके ऊपर स्टेट्स के बहुत सारे टेस्ट अप्लाई हो जाते हैं। लेकिन अगर डेटा नॉर्मल नहीं होता तो उसमें फिर टेस्ट अप्लाई नहीं हो पाते। तो ये हमने देखा कि डेटा हमारा नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल के करीब करीब है लेकिन एग्जैक्ट नॉर्मल नहीं है। याद रखें, डेटा जब आपका नॉर्मल होता है तो उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उसका मीन, उसका मीडियन, उसका मोड, ये तीनों बराबर होते हैं। मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होते हैं, तो डेटा नॉर्मल होता है। उसके अलावा भी और भी मेजर हैं, लेकिन मीन, मीडियन, मोड ये तीनों बराबर होते हैं तो वो डेटा नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे हमारा मीडियन, मीन तो 2 हैं, दोनों बराबर हैं, लेकिन मीन जो है वो 2.4 है, ठीक है। और मीन अगर जो है डेटा मीन, मीडियन और मोड से अगर बड़ा हो तो डेटा जो है ना आपका राइट स्क्यूड होगा। राइट स्क्यूड का मतलब ये कर्व ऐसे उठा होगा, आगे जो है ना हम उसको डिस्कस करेंगे फर्दर। ये राइट स्क्यूड है, यानी यहाँ इस जो है कर्व जो है इस तरीके से बिहेव करेगा। लेफ़्ट स्क्यूड होगा तो ये कर्व का जो है ना शेप डिफरेंट होगा। ये आगे हम इसको लेफ़्ट और राइट को डिस्कस करेंगे। तो ये हमने इसको कर्व फिट किया, तो ये कर्व जो है नियर टू नॉर्मल है, लेकिन 100% नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल होता तो ये बिल्कुल वैसा ही शेप दे रहा होता, इस तरह से इसका शेप तकरीबन बनना होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो डेटा समराइज इन द टेबल एंड ए ग्राफ इज डेवलप्ड. This step shows whether data is normally distributed or non-normal. This graph is made to develop the basics about skewness and kurtosis concept that will be discussed in question number 18. ये ग्राफ बनाने या ये टेबल को समराइज़ करने का मकसद ये है कि आपको जो है ना ग्राफ के बारे में थोड़ी नो हाउ हो। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर जब हम स्क्यूनेस और कर्टोसिस को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको फर्दर डिटेल में समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है अगेन वही जो हमारे पास जो है डेटा है एक, और उसके अंदर हमें अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक मीन्स, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, एस स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज, सबके फार्मूला शीट में मौजूद हैं। अर्थमेटिक क्वेश्चन नंबर फॉर अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन यूज फॉलोइंग फार्मूलाज। यहाँ पे आंसर 5 लिखना था, यहाँ आंसर 3 आ गया, ये मिस्टेक है, लेकिन ये आंसर 5 है। तो अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक मीन के लिए ये वाले फार्मूलाज हम पीछे यूज़ कर चुके हैं। यही चीज़ें आपको फार्मूला यूज़ करते हुए, क्योंकि ये पीछे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उसी तरीके से आपको करना है। याद रखें उसमें ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव ऑब्जर्वेशन है, ये नेगेटिव वैल्यूज़ है, -4, -2, तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ की वजह से ज्योमेट्रिक, क्योंकि लॉग उसका कैलकुलेट नहीं होगा, तो उस डेटा का ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन अर्थमेटिक और हार्मोनिक कैलकुलेट हो जाएंगे। फॉर मीडियन एंड मोड कैलकुलेशंस रेफर क्वेश्चन 5। मीडियन और मोड के लिए प्रीवियस क्वेश्चन को फॉलो करें। ये क्वेश्चन नंबर गालिबन हम कर चुके हैं 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये चीज़ें हम अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक कर चुके हैं, तो यहाँ पे कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम मीडियन और मोड भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसके अब आते हैं बाकी चीज़ें। स्टैंडर्ड डेविएशन का ये वाला फार्मूला है, समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर
n-1, तो हमने ये सम किया और ये इसका x माइनस का सम आ गया। ये आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको जो है ना प्रीवियस आपने डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स के कोर्स में इसको कैलकुलेट किया होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 4.2561 आ गया। मीन डेविएशन भी समझो कि यही चीज़ है x माइनस एक्स बार स्क्वायर की तरह। मीन डेविएशन में हम ये करते हैं x माइनस एक्स बार करते हैं, लेकिन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब है माइनस साइन हटा देते हैं। तो यानी सपोज उसका कोई मीन, यानी जब आप इसका कोई मीन कैलकुलेट करेंगे कोई ना कोई इसकी वैल्यू आएगी, तो उस मीन x, ये सारी x वैल्यूज़ हैं x1 x2 x3, तो x वैल्यू माइनस जो आपका मीन आएगा, तो इसका जो भी डिफरेंस आए तो उसमें से आप उसका जो है ना वो माइनस साइन जो है ना इग्नोर कर दें, उसको प्लस साइन बना दें। उसके बाद 7 माइनस मीन, 5 माइनस मीन, उनमें माइनस अगर डिफरेंस माइनस में आ रहा है तो वो माइनस साइन हटा दें। तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ जब आप ले लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज़ का जो सम आ रहा है वो 51.6 आ रहा है। उसको डिवाइडेड बाय 15 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमने डिवाइड किया तो 3.44 ये हमारे पास मीन डेविएशन आ गया। उसके बाद वेरिएंस है। वेरिएंस कुछ नहीं है, सेम स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर रूट हटा दें तो वो वेरिएंस कहलाता है। इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल एस होता है, इसका सिंबल एस स्क्वायर होता है। और आप देख सकते हैं कि 253.6 इसका रिज़ल्ट इसका भी यही है, ठीक है। तो ये सिंपली स्क्वायर रूट के बगैर जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का रूट हटा दें तो वेरिएंस बन जाता है। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 4.2561 है, जो कि हमारे पास ये देखो आया हुआ है, और इस डेटा का जो मीन हमने कैलकुलेट किया था वो 2.6 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 1.637 ये हमारे पास आ गया। उसके बाद रेंज जो है मैक्सिमम और मिनिमम नंबर का डिफरेंस होता है। तो मैक्सिमम नंबर इसमें 11 है और मिनिमम सबसे छोटा नंबर है वो -4 है। जब हमने डिफरेंस निकाला तो रेंज हमारे पास आ गई 15। उसके बाद Q1 है। Q1 जो है वैल्यू एट 25th पोजीशन, 25th परसेंट पोजीशन, यानी जो ना 1 ऑफ 4 पोजीशन पे जो है वैल्यू होती है उसको हम Q1 कहते हैं। अच्छा, इसमें जो लास्ट स्लाइड्स में हमने फार्मूला यूज़ किया था n+1। अब देखें डिफरेंट बुक्स हैं, कुछ बुक्स n+1 लगाते हैं, कुछ सिंपली n लगाते हैं, तो दोनों फार्मूला यूज़ होते हैं। तो इट इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आप जो है ना n+1 वाला फार्मूला यूज़ करें। यहाँ पर इस कोर्स के अंदर या इन स्लाइड्स के अंदर दोनों फार्मूलाज देने का मकसद ये है कि आपको दोनों चीज़ें पता हों, लेकिन जो स्ट्रांगली रिकमेंडेड है वो n+1 जो है वो यूज़ किया जाता है। तो Q1 जब हमने मालूम किया तो वो -1 आ रहा है। आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखें, देखें Q1 -1 आएगा, और वैल्यू एट Q3 जो है वो 5 आया है, वही 3n+1, उसमें भी ऐड नहीं है। तो ये एक और फार्मूला है किसी और बुक का। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला जो है वो Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2। Q3 हमने 5 कैलकुलेट किया है, Q1 -1, तो डिवाइडेड बाय 2 किया तो आंसर 3 आ गया। इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 - Q1 का जो डिफरेंस होता है जो कि 5 - -1 = 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ने से पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 है या क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी आपको इसी तरीके से करने हैं, और उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक जो अभी हमने क्वेश्चन किए हैं उनको देखेंगे तो ये आपको ये सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यही चीज़ें कैलकुलेट करनी है, सिर्फ डेटा चेंज है। तो नेक्स्ट पे जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, मीन्स, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल, एंड इट इज़ लोअर एंड अपर लिमिट्स। ये भी समझो कि अब ये ग्रुप डेटा की बात हो रही है। ग्रुप डेटा में जो क्लासेस ये बनी हुई है, तो ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज़ बनी हुई हैं। अगर ये क्लास इंटरवल बने हुए होते तो हम बाउंड्रीज़ बनाते, लोअर लिमिट, लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री हम कैलकुलेट करते। चूँकि बाउंड्रीज़ बनी हुई हैं
तो ये हम बाउंड्रीज देख सकते हैं 10 से 12 जिसमें फ्रीक्वेंसी 14 है, 12 to 14 जिसमें फ्रीक्वेंसी 26 है, 14-16 जिसमें फ्रीक्वेंसी 42 है। इस तरीके से ये हमारे पास बाउंड्रीज बनी हुई है जिसको डेटा को हमने यहाँ नीचे अरेंज किया है। अब इस चूँकि ये बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, तो अभी इस स्लाइड के अंदर हमने अर्थमेटिक, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और वेरिएंस कैलकुलेट किया है, जो हमने ये हाईलाइट किए हैं। ठीक है, इस तरीके से आगे भी इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए बाकी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। तो मीन कैसे कैलकुलेट होता है? जब क्लास बाउंड्रीज होती हैं तो आपको पता है कि उसका मिड पॉइंट कैलकुलेट होता है। मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है? लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। तो लोअर 10 है, अपर 12 है, ऐड करेंगे तो 22 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो मिड पॉइंट 11 आ गया। ये हमारी एक्स वैल्यू कहलाएगी। और हमें पता है मीन का जो फार्मूला है उसमें समेशन ऑफ एफ एक्स होता है। तो एक्स को एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे एक्स को दूसरे एफ के साथ, इसी तरीके से। एफ का मतलब है नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज, एफ का मतलब है नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज। तो ये जो है ना, हमने हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं जिसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है रिज़ल्ट ये आ रहा है 14 मल्टीप्लाई बाय 11 154, 26 मल्टीप्लाई बाय 13 338। इस तरीके से ये चीज़ें हमने कैलकुलेट की हैं। तो अब इसका जो सम आ गया वो 1784, इसका जो सम आ गया वो 1784। ये समेशन ऑफ जो है एफ एक्स है। तो हमें पता है मीन का जो फार्मूला है वो समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन है। तो 120 हमारा एन है, एन जो है वो समेशन ऑफ एफ होता है, एन जो है वो समेशन ऑफ एफ होता है। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर भी अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने समेशन ऑफ एफ एक्स का फार्मूला यूज़ किया था, यहाँ पर भी हमने किया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ एफ को इग्नोर करें क्योंकि जो है समेशन ऑफ एक्स होता है, क्योंकि ये अनग्रुप डेटा है। लेकिन याद रखें इसमें भी एफ एक्स वाला फार्मूला लग सकता है, या एफ एक्स वाला फार्मूला हर जगह पे एप्लीकेबल होता है। उसका रीज़न ये कि देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि उस पर्टिकुलर एक्स वैल्यू में कितने लोग हैं, कितनी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, कितनी ऑब्जर्वेशन है। अब ये 101 है, ये 101 जो है ना 1 टाइम आ रहा है डेटा के अंदर, तो इसकी एफ 1 होगा। 99 1 टाइम आ रहा है, 95 1 टाइम आ रहा है। तो चूंकि हमने डेटा को फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया नहीं है, अदरवाइज़ हम बनाते तो उसको जो है ना 101 के सामने 1, 99 के सामने 1, 95 के सामने 1, और 105 के सामने 1, 102 के सामने 1, 87 के सामने 1, और 85 के सामने 1, और 112 दो मरतबा आ रहा है तो उसके सामने फ्रीक्वेंसी हम 2 लिखते। और यहाँ पे चूँकि हमने एफ कॉलम दिया नहीं था तो इसलिए हमने 112 को 2 मरतबा ऐड किया होगा। तो यानी कहने का मकसद फ्रीक्वेंसी का कॉलम यहाँ पर भी होता है, पर चूँकि हर किसी की एक एक मरतबा फ्रीक्वेंसी हमने कंसीडर की होती है तो एफ एक्स का रिज़ल्ट भी वही आना था। तो लिहाजा यहाँ पर हम एफ कॉलम समझो कि यूँ अज्यूम करते हैं कि जैसे है ही नहीं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट एफ कॉलम मौजूद होता है, फ्रीक्वेंसी मौजूद होती है। एक्स डेटा में है, फ्रीक्वेंसी 1 होती है। तो यानी ऐसा अगर डेटा होता है तो इसमें देखो 112 2 मरतबा आ रहा है, लेकिन जब हमने इसको ऐड किया था तो हमने 112 और 112 दो अलग अलग मरतबा ऐड किया था, यानी 2 मरतबा ऐड किया था। अदरवाइज़ अगर हम उसको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देते तो फिर हमें 112 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करने की ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 112 मिलके 224 आ जाता, 224 हो जाता। तो इस तरीके से एफ़ कॉलम इसमें बना नहीं है, लेकिन एफ़ होता है। तो लिहाजा एफ एक्स फार्मूले का मकसद ये नहीं है कि यहाँ पर हम जो है ना ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन चूँकि एफ़ जो है ना वो यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता, तो लिहाजा हम फिर स्टूडेंट्स को बताते हैं या समझाते हैं कि आप समेशन ऑफ एक्स यूज़ करें। तो ये कोई वो नहीं है, रूल नहीं है, इसको आप अंडरस्टैंड करें कि ये एफ़ मौजूद होता है, हम ये वाली चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से आगे देखें, इस सवाल को पहले हमने इस तरीके से सॉल्व किया, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व किया। लेकिन जब हमने इसको एफ़ का कॉलम बनाया तो देखें ये जो 5 6 7 है, देखो इसको हमने 1 1 लिखा। अदरवाइज़ पहले हम क्या कर रहे थे, जब हमने ये वाला कॉलम बनाया था 0 को हमने 5 मरतबा ऐड किया था, 1 को हमने 5 मरतबा ऐड किया था, यानी कैलकुलेटर में हमने 30 मरतबा 30 वैल्यूज़ प्लस की थी। लेकिन जब ये एफ एक्स कॉलम बन जाता है तो फिर ये वो कैलकुलेशन हमारी रिड्यूस हो जाती है। तो एफ़ जो है ना मौजूद होता है, ऐसा नहीं है कि एफ़ नहीं होता, ठीक है, लेकिन चूँकि एफ 1 होता है हर ऑब्जर्वेशन का तो वो फिर हम इग्नोर कर देते हैं।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कंटिन्यू करते हैं। तो एफ एक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास जो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है उसको हमने 120 के साथ डिवाइड किया है। 120 जो है वो हमारा यहाँ पर 120 हमारा जो है एन है। एन का मतलब है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, यानी जो एफ का एड समेशन है। तो ये हमारे पास मीन आ गया 14.87 हमारे पास मीन आ गया। उसके बाद सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा। सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन का जो ये फार्मूला है हमारे पास, जो हम पीछे भी यूज़ कर चुके हैं, जिसमें हम समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार, ये हमने कॉलम बनाया है। सबसे पहले एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर का कॉलम हमने बनाया है, यानी एक्स बार हमारे पास 14.87 है। एक्स 11 में से हमने ये माइनस किया, तो माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आया उसको हमने स्क्वायर किया तो 14.97। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज़। उसके बाद हमने इसको इस 14.97 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 14 से, तो ये आंसर आया एफ़, यानी एफ़ को हमने मल्टीप्लाई किया तो 573 पॉइंट समथिंग हमारे पास ये रिज़ल्ट आया जो हमने यहाँ पुट किया। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 2.196। इसी तरीके से एब्सोल्यूट वैल्यूज़ यानी मीन डेविएशन हमने कैलकुलेट किया। मीन डेविएशन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक्स यानी 11 माइनस एक्स बार यानी 14.87, आंसर आया था इसका -3.87। क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ है तो लिहाजा एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के अंदर हम जो है माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमने इग्नोर किया माइनस साइन को, तो ये हमारे पास 3.87। इसी तरह बाकी वैल्यूज़ हमने, उसके बाद एफ के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो फिर हमारे पास ये आंसर आ गया 205। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया एफ एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स माइनस एक्स बार। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। तो ये चीज़ें 205 हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गए। और हमने जो है यहाँ पर मीन डेविएशन का जो है लिया है तो वो 1.711। उसके बाद हमने वेरिएंस कैलकुलेट किया है। वेरिएंस हमें पता है कि स्क्वायर रूट का, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन से स्क्वायर रूट हटा दो तो वेरिएंस होता है। तो ये देखें हमने वेरिएंस कैलकुलेट किया है, यही चीज़ है, यही रिज़ल्ट्स हैं जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सम है यही है, बस ये कि इसमें रूट नहीं है। तो हमने ये चेक किया तो 4.782233 है। तो ये हमारे पास जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और वेरिएंस कैलकुलेट हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इस पार्ट में या इस स्लाइड में ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन हमने कैलकुलेट किया है। ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है वो है ये है कि हम लॉग वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। तो हमने ये 11 का लॉग कैलकुलेट किया तो 1.0 आ गया, 13 का 15, 17, 19 ये लॉग वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की। उसके बाद हमने उन लॉग को हमने एक्स के साथ एफ़ के साथ मल्टीप्लाई किया, एफ़ लॉग एक्स हमने किया तो हमारे पास 140.1 आ गया। 140.1 को जब हमने एन के साथ 120 के साथ डिवाइड किया, अब उसका एंटी लॉग निकाला तो 14.7 आ गया। इसी तरीके से जो है हार्मोनिक मीन के लिए हमने 1/x किया, यानी 1/11, 1/13 और फिर उसको f के साथ मल्टीप्लाई किया साथ साथ। 1/11 करके हमने मल्टीप्लाई कर दिया f, तो 1.273 है। 1/13 करके हमने मल्टीप्लाई कर दिया 26, तो 2 आ गया। इस तरीके से एफ 1/x का जो सम आ गया वो 8.2, तो 8.258 को जब हमने 120 n को डिवाइड किया समेशन ऑफ एफ 1/x के साथ तो ये आंसर आ गया 14.53। तो ये हमारा हार्मोनिक मीन कैलकुलेट हो गया। आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड के अंदर हमने मीडियन और क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट किया। क्वार्टाइल डेविएशन के लिए हमें पता है क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 रिक्वायर्ड होते हैं, तो लिहाजा हमने यहाँ पे मीडियन Q1 और Q3 कैलकुलेट किए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मीडियन सबसे पहले ये डेटा है, डेटा वही है, उसमें हमने एक कॉलम का इजाफा किया है, एक्स कॉलम हमने हटा दिया है, दूसरे एक कॉलम का हमने इजाफा किया है, वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसीज़ का सम। देखें ये फ्रीक्वेंसी 14 है तो ये फ्रीक्वेंसी 14 है, लेकिन ये 26 है। अब 26 और 14 कितने बनते हैं? 40। तो इनका जो सम है, तो ये सम जो यानी अभी तक जो टोटल फ्रीक्वेंसीज 40 हैं, तो ये जो है ना 14 और 26 ऐड हो गए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 40 कहलाएगी। उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो एक और फ्रीक्वेंसी 42 है, तो अब ये तीनों मिलाएंगे तो ये 82 कम्युलेटिव बन जाएगा। इस तरीके से ये फिर ये चारों को ऐड करेंगे तो 112 कम्युलेटिव बन जाएगी, पाँचों को ऐड करेंगे तो 11120 यानी n के बराबर आ जाएगा। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जो फ्रीक्वेंसीज आती जाएंगी बारी बारी उनको ऐड करते जाएंगे, तो वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है।
तो अब इसमें हमें करना क्या है, हमें इसमें मीडियन क्लास को फाइंड आउट करना है। मीडियन क्लास को कैसे फाइंड आउट करते हैं, फाइंड मीडियन क्लास बाय डिवाइडिंग n बाय 2। n हमारे पास 120 डिवाइडेड बाय 2 किया तो आंसर आ गया 60। मीडियन क्लास 60 का मतलब ये है कि हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखना है कि 60 कहाँ पे आ रहा है। अगर 60 एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो 60 से जो यानी जो पूरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 60 से थोड़ा सा ऊपर नंबर पहला नंबर होगा उसको, उस क्लास को हम हाईलाइट करेंगे। तो हमने देखा कि पहले 14 आ रहा है, फिर 40 आ रहा है, फिर 82 आ रहा है, यानी 60 के करीब तरीन जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे पहला नंबर वो 82 है। इसके पहले कोई और नंबर नहीं है। 40 यानी 60 से छोटा है लेकिन बड़ा नंबर नहीं है, तो लिहाजा हाईलाइट नियर लार्जेस्ट क्लास है, तो ये ही बन रही है 82। तो फिर हमने इसकी चीज़ें इस पूरी क्लास को हाईलाइट कर दिया। एल का मतलब उसकी लोअर बाउंड्री जो है वो क्या है, एच का मतलब बाउंड्रीज के दरमियान अपर और लोअर का डिफरेंस, यानी 16 में से 14 माइनस करें तो इसकी वर्थ जो है वो 2 है, जिसको एच से डिनोट किया गया है। इसकी फ्रीक्वेंसी, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 42 है, और उससे पहले यानी इस क्लास से जो प्रीवियस जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो 40, जिसको हमने सी से डिनोट किया। अब इसका फार्मूला अगर आप देखें मीडियन का, तो एल लोअर बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है, एच विड्थ को, और एफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को, एच अपॉन एन डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी। सी जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उससे जो मॉडल क्लास है उससे पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने ये चीज़ें पुट की। लोअर बाउंड्री 14 है, 2 जो है वो विड्थ है, 42 फ्रीक्वेंसी है, 120 एन है, 2 फार्मूले का है, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास से पहले वाली है वो 40 है। तो ये सारा करने के बाद आंसर आ गया 14.95। तो ये हमने मीडियन मालूम कर लिया। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे Q1 की, तो फर्स्ट फाइंड क्वार्टाइल 1 क्लास डिवाइडिंग 1 अप इंटू n डिवाइडेड बाई 4, यानी 1n जो है हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 30 आ गया। वही यानी प्रोसीजर होगा जो हमने मीडियन के लिए किया था। मीडियन में हमने डिवाइडेड बाई 2 किया था क्योंकि उसमें हमें एक चीज़ को डिवाइड करना था 200 में, यानी 50% वैल्यू मालूम करनी थी। यहाँ पे हमें 25% वैल्यू यानी 1/4 1/4 वैल्यू यानी 25% वाली वैल्यू फाइंड करनी, इसलिए हमने डिवाइडेड बाई 4 किया। तो वही हाईलाइट नियर लार्जेस्ट क्लास, तो ये 14 आ रहा है, 14 के बाद ये 40 आ रहा है, क्योंकि कोई 30 के करीब तरीन अगर सबसे बड़ा नंबर है तो वो 40 है, उसके अलावा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये 40 है, तो ये हमने कर लिया। अब क्वार्टाइल 1 का फार्मूला देखें, एग्जैक्टली यही फार्मूला है, सवाए इसके कि इसमें 1/1 मल्टीप्लाई बाय n होता है और ये डिवाइडेड बाय 4 होता है। क्योंकि क्वार्टाइल है 400 में डिवाइड होता है तो 4 आ रहा है। ठीक है, अगर ये डिसाइल होता तो यहाँ 10 आता, परसेंटाइल होता जो 100 आता। ये मीडियन है इसलिए डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है। तो इसी तरीके से बस ये डिफरेंस है, क्वार्टाइल 1 में ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 में ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 3 यहाँ पे 3 लगेगा, लेकिन डिवाइड में 4 ही लगेगा। इसी तरीके से परसेंटाइल या डिसाइल होगा, तो अगर डिसाइल 5 होगा तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन डिवाइड वही 10 से होगा। अगर ये परसेंटाइल होता तो परसेंटाइल में भी यहाँ पे अगर परसेंटाइल 45 होता तो ये 45 मल्टीप्लाई बाय n होता, लेकिन डिवाइड बाय 100 होता। तो इस तरीके से ये मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल ये एक ही फैमिली है, एक ही तरह से ये कैलकुलेट होते हैं। सिर्फ ये है कि उनकी नेचर को थोड़ा सा देखा जाता है कि उसमें क्या चीज़ें कंसिडर करनी है। तो ये जब हमने किया तो हमारे पास जो लोअर बाउंड्री वो 12 है, आप यहाँ देख सकते हैं, विड्थ वही 2 है, 26 फ्रीक्वेंसी है, और ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारे पास ये क्वार्टाइल 1 आ गया। उसके बाद इसी तरीके से जो हमने क्वार्टाइल 3 को फाइंड करना है, तो 3n डिवाइडेड बाय 4 गया तो आंसर आ गया 90। तो नियर लार्जेस्ट जो क्लास है वो 112 वाली है, क्योंकि 90 से बड़ा नंबर, करीब तरीन बड़ा नंबर ये है। तो हमने इसको जो है ना वही फिर प्रोसीजर है इसकी क्लास को सारी चीज़ें करने के बाद 16.53 आ गया। उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 हमने किया तो 1.73 हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन आ गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने मोड, इंटर क्वार्टाइल रेंज, अपर और लोअर बाउंड्रीज कैलकुलेट किए। मोड कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान है। हमें देखना है कि फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो हम देख सकते हैं कि 42 है, इसको हम FM कहते हैं 42। उसकी लोअर बाउंड्री 14 है, इसकी जो इस क्लास की जो विड्थ है वो 2 है, और इससे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी F1 और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 कहलाती है। अब आप फार्मूला देख सकते हैं मोड का, L यानी लोअर बाउंड्री प्लस
एफ एम यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस F1 यानी हाईएस्ट से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, और फिर डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पुट की, तो हमारे पास मोड आ गया 15.143। तो ये हमारे पास मोड आ गया। तो ये फार्मूलाज हैं, कोई इसमें कोई वो नहीं है मुश्किल चीज़। तो ये हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद इंटर क्वार्टाइल रेंज है Q3 माइनस Q1 जो है वो ये फार्मूला है, Q3 से Q1 माइनस करना है, तो हमारे पास आंसर आ गया 3 पॉइंट। उसके बाद लोअर बाउंड्री है, लोअर बाउंड्री ये है Q1 माइनस 1.5 इंटू 1 IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है ये हमने अभी कैलकुलेट की है 3.45। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज में 1.5 फार्मूले का है, 1.5 फार्मूले का है। तो क्वार्टाइल 1 में माइनस 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज, और अपर लिमिट मालूम करने के लिए क्वार्टाइल 3 प्लस 1.5 इंटू IQR। तो ये जब हम करेंगे तो लोअर लिमिट हमारे पास जो है आ गई 7.905 और अपर लिमिट आ गई 21.705। इनकी डेफिनेशंस या इनकी डिटेल्स बुक्स के अंदर मौजूद है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स का मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो उनकी डिटेल्स आप बुक से या बाकी चीज़ों से गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 करेंगे। इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 8 को रेफ़र करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट 4 मूवमेंट्स ऑफ ओरिजिन एंड कन्वर्ट देम इनटू मूवमेंट्स अबाउट मीन। देखें 4 जो 4 मूवमेंट्स ऑफ ओरिजिन होते हैं और 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन होते हैं। ये हमें डेटा की जो है ना बताते हैं, कराटोसिस स्क्यूनेस वगैरह में हेल्प आउट करते हैं। तो ये यहाँ पे सीखना लाजमी है, समझना लाजमी है, ताकि डेटा के बिहेवियर को हम समझ सकें। ठीक है। और उसके बाद हमें स्क्यूनेस और कर्टोसिस भी कैलकुलेट करना है, तो ये भी इसमें डिटेल के साथ डिस्कस होगा। डेटा में देखो ये क्लास इंटरवल गिवन है। पहले वाले जो डेटा था उसमें क्लास बाउंड्रीज गिवन थी, उससे पहले वाला जो डेटा था उसमें क्लास बाउंड्रीज गिवन थी। तो उसमें जो है ना हमने कोई बाउंड्री नहीं बनाई थी, डायरेक्ट हमने डेटा जैसा था वैसा ले लिया था। यहाँ पे इंटरवल गिवन है, तो लिहाजा हम बाउंड्रीज़ बनाएंगे। लोअर बाउंड्री, तो बाउंड्रीज जो है वो आप डिस्क्रिप्टिव में बना चुके हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ये बाउंड्री बनेगी -0.5 और अपर बाउंड्रीज की बनेगी 2.5। इसी तरीके से जो है ये 2.5 और 5.5 इस तरीके से ये जो है ना चीज़ें कैलकुलेट हुई हैं, ये बाउंड्रीज बनी हैं। तो ये हमने डेटा को यहाँ पे कैलकुलेट किया है। डेटा को कैलकुलेट करने के बाद ये सारी चीज़ें जब हमने कर ली, तो अब इसमें देखें मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन के जो फार्मूलाज हैं वो, इसका जो सिंबल है वो एम पर अपॉस्ट्रॉफी टाइप का एक निशान है। उसका जो फार्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी मोमेंट अबाउट ओरिजिन का जो फार्मूला है वो बेसिकली मीन है, वो बेसिकली मीन है। तो जो मीन हमने ये कैलकुलेट किया है, समझो कि ये मीन का ही फार्मूला है, इसको मोमेंट अबाउट ओरिजिन भी कहते हैं। क्योंकि उसमें होता क्या है, बेसिकली जो फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक्स की पावर 1 लेते हैं, एक्स की पावर 1 लेते हैं, फिर उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स की पावर 1 लेंगे और एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली मीन का फार्मूला बनता है, जो हमने किया तो 9.52 आ गया। ये मीन भी कहलाता है, इस मीन का फार्मूला भी यही है। फिर सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, सेकंड ऑर्डर में ये एम अपॉस्ट्रॉफी टाइप का निशान है, फिर 2 है। सेकंड ऑर्डर में एक्स को हम स्क्वायर करते हैं, यानी 4 को स्क्वायर का 1 को स्क्वायर किया 1, 4 को स्क्वायर का 16, 7 को स्क्वायर किया 49। उसके बाद स्क्वायर करने के बाद हम उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो एफ एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर करने के बाद एफ से मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड ऑर्डर कहलाएगा। डिवाइडेड बाय एन किया तो एफ एक्स स्क्वायर का जो सम है वो ये आ रहा है, तो ये 110.92 आ गया। इसी तरीके से ओरिजिन का जो ऑर्डर 3 होता है उसमें एक्स का पावर 3 लगाते हैं, यानी ये एक्स से 1 उसका पावर 3 लगाया तो 1 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 4 को पावर 3 किया तो 4 4 16, 16 4 64, 64 को जब हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 448 आ गया। इसी तरीके से एक्स को पावर 3 लगा के एफ के साथ मल्टीप्लाई किया, सम आ गया 71280 और ये डिवाइडेड बाय, चूँकि एन हमारा 50 है, सम ऑफ एफ एन, तो ये हमारे पास मोमेंट अबाउट ओरिजिन
ऑर्डर 3 आ गया। इसी तरीके से ऑर्डर 4 में जो है x को पावर 4 लगा के फिर हम जो है ना f के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमने चारों मोमेंट अबाउट ओरिजिन कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद हमने यहाँ डेटा का मीडियन भी कैलकुलेट किया है, क्योंकि आगे जो है स्क्यूनेस के अंदर जो है मीडियन रिक्वायर्ड होगा, इसीलिए हमने यहाँ इसी स्लाइड के अंदर उसको कैलकुलेट किया है। मीडियन क्लास मालूम की है, 50 ऑब्जर्वेशन है, 50 को डिवाइड किया 2 से तो 25 आ रहा है। 25 से नियर लार्जेस्ट नंबर 33 है, वही फार्मूला जो पीछे हमने किया है। तो ये हमने सारा काम करने के बाद मीडियन हमने कैलकुलेट किया 9.9। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कंटिन्यू है, मोमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट करने। मोमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, उसके भी फार्मूलाज बने हैं, वही डेटा हमने लिया हुआ है जो हमने पिछले स्लाइड में हमने लिया था। सेम डेटा को हमने यूटिलाइज़ किया है। सेम डेटा को यूटिलाइज़ करने में इसमें जो तरीकाकार होता है वो ये होता है कि हमने x माइनस एक्स बार, इसमें हम डिफरेंस लेते हैं। x में वहाँ पे सिंपल हम x को पावर 1, x को हम पावर 1 फिर f के साथ मल्टीप्लाई किया, x को पावर 2 लगा के f के साथ मल्टीप्लाई, पावर 3 लगा के f के साथ मल्टीप्लाई, पावर 4 लगा के f के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पर मोमेंट अबाउट मीन में हम x माइनस एक्स बार को पावर 1 लगाएंगे, यानी डिफरेंस को पावर 1, यानी x को एक मीन से माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आएगा उसको पावर 1 लगाएंगे। फिर डिफरेंस को पावर 2 लगा के f से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 3 लगा के f से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 4 लगा के f से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी वहाँ सिंपल x के साथ पावर 1 2 3 4 लग रहा था, यहाँ पे x माइनस एक्स बार के साथ पावर 1 2 3 4 लग के f के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x माइनस एक्स बार का जो डिफरेंस है, यानी ये x हमारा 1 है, 1 माइनस जो 9.52 पीछे हमने मीन कैलकुलेट किया है 9.52, वो तो 1 माइनस 9.52 8.52 हो गया। 8.52 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो 34.08 माइनस में आंसर आया। इसी तरीके से जब हमने इसको सम किया तो 0 आया। याद रखें मोमेंट अबाउट मीन का जो फर्स्ट ऑर्डर होता है वो हमेशा 0 होता है, क्योंकि जब आप डिफरेंस निकालते हैं मीन और एक्स वैल्यूज़ का, तो डिफरेंस का जो सम आता है वो हमेशा 0 आता है। 0 को किसी भी वैल्यू के साथ डिवाइड करें तब भी 0 आएगा। तो याद रखें फर्स्ट ऑर्डर मूवमेंट अबाउट मीन जो है वो हमेशा 0 होता है, और फर्स्ट ऑर्डर मूवमेंट अबाउट ओरिजिन जो होता है वो हमेशा मीन होता है। फर्स्ट ऑर्डर मूवमेंट अबाउट ओरिजिन हमेशा मीन होता है, फर्स्ट ऑर्डर मूवमेंट अबाउट मीन जो है वो हमेशा 0 होता है। उसके बाद हमने सेकंड ऑर्डर किया। सेकंड ऑर्डर को जो इसका जो सिंबल है वो m1 है सिंपल, लेकिन ओरिजिन वाले का जो सिंबल है उसमें m के ऊपर जो है अपॉस्ट्रॉफी टाइप का निशान लगा हुआ है। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, ये सिंबल्स हैं जो स्टैटिस्टिशियन ने दिए हुए हैं। जैसे मीन के लिए x बार और बाकी चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए s, म्यू और या सिग्मा जो भी है, तो इसके भी सिंबल हैं। मीन मोमेंट अबाउट मीन का जो है वो m1 m2 है, लेकिन मोमेंट अबाउट ओरिजिन के लिए m अपॉस्ट्रॉफी वगैरह इस टाइप के निशान यूज़ होते हैं, सिंबल यूज़ होते हैं। तो अब सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, सिंपली x माइनस एक्स बार स्क्वायर किया हमने, यानी यहाँ पे पावर 1 था, यहाँ पे पावर 2 लगेगा, यानी डिफरेंस के ऊपर पावर 2 लगेगा, फिर f के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 1014.48। तो ये आप देख लें एग्जैक्टली वही सम ऑफ एफ एक्स मैन, ये वही काम हो रहा है जो वेरिएंस में हम करते हैं। वेरिएंस में आप देखें, वेरिएंस का एग्जैक्टली यही फार्मूला है। आप पीछे हमने वेरिएंस कैलकुलेट किया है पिछले सवालों में, वहाँ पे आप देख लें कि हमने यहाँ पे वेरिएंस कैलकुलेट किया था। तो देखें समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, तो ये वेरिएंस हमने कैलकुलेट किया था। तो एग्जैक्टली ये जो सेकंड ऑर्डर मोमेंट अबाउट मीन का जो फार्मूला है ये वेरिएंस का फार्मूला है। ये बिल्कुल ये जो ना सेकंड ऑर्डर मोमेंट, अब ये बेसिकली इसको वेरिएंस भी हम कह सकते हैं क्योंकि वही काम इसमें हो रहा है। तो ये वेरिएंस है। उसके बाद x माइनस एक्स बार पावर 3 हमने किया, f के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास -855 आंसर आ गया। तो ये थर्ड ऑर्डर ऑफ मोमेंट अबाउट मीन हो गया। और इसी तरीके से x माइनस एक्स बार पावर 4 किया, तो ये फोर्थ ऑर्डर मोमेंट अबाउट मीन हो गया। ये तो उनके डायरेक्ट फार्मूलाज हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसके जो है ना मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, यानी ये मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, ये जो हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट किए हैं इनकी मदद से भी मूवमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट हो सकते हैं। यानी ये तो हमने इनके डायरेक्ट फार्मूला से कैलकुलेट किया है, लेकिन मूवमेंट अबाउट ओरिजिन की मदद से भी हम कर सकते हैं। यानी ये दोबारा ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं रिजल्ट्स को हम कैलकुलेट करके कर सकते हैं। कैसे, अगली स्लाइड में हम उसको देख रहे हैं कि देखो मूवमेंट अबाउट मीन हमें पता है कि वो 0 के बराबर है, तो उसको कैलकुलेट करें या ना करें वो एक ही बात है, क्योंकि वो 0 के बराबर ही आएगा। एम टू मूवमेंट अबाउट मीन
को मूवमेंट अबाउट ओरिजिन के थ्रू कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो ये है कि मूवमेंट अबाउट ओरिजिन का जो सेकंड ऑर्डर की वैल्यू है उसमें से माइनस करनी है फर्स्ट ऑर्डर की वैल्यू को स्क्वायर करके। अब आप पीछे देख लें, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन का जो हमने सेकंड ऑर्डर जो था उसकी जो रिज़ल्ट था वो 110.92 था, जबकि मूवमेंट अबाउट ओरिजिन का जो ऑर्डर 1 था उसकी वैल्यू थी 9.52। तो 110.92 में से 952 का स्क्वायर आप माइनस करें तो ये हमने देखो 110.92 माइनस 9.52 का स्क्वायर जब किया तो 20.2896 आ रहा। तो बिल्कुल एग्जैक्टली मूवमेंट अबाउट मीन जो हमने इस फार्मूले की मदद से किया तो यही आंसर आया था। तो यही आंसर हमें ये जो है ना मूवमेंट अबाउट ओरिजिन के ये इन फार्मूलाज की मदद से भी यही आंसर आ रहा है। इसी तरीके से आप मूवमेंट अबाउट मीन का जो थर्ड ऑर्डर है जो ओरिजिन मूवमेंट अबाउट ओरिजिन की मदद से कैलकुलेट किया गया ये फार्मूला है, जब हमने डेटा पुट किया तो आंसर देखो -17.1123 आ रहा है। जबकि आप पीछे देखें मूवमेंट अबाउट मीन का जो डायरेक्ट आंसर हमने कैलकुलेट किया था उसका आंसर भी यही आ रहा है। इसके बाद मूवमेंट अबाउट मीन का जो डायरेक्ट आंसर 9594 का जो डायरेक्ट आंसर 959.64 आ रहा है। तो अगर आप इसमें इस फार्मूले में भी देखें 959.6423 आ रहा है। तो ये जो है हमने जो है ना कैलकुलेशन की है। आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको बेहतर लगे, क्योंकि ये दोनों तरीक़ों से कैलकुलेट हो सकता है। उसके बाद हमने स्क्यूनेस कैलकुलेट की। स्क्यूनेस का फार्मूला है 3x बार माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब 3 फार्मूले का है, 9.52 मीन है, हम देख सकते हैं पीछे जो उसका मीन है वो 9.52 है, ये हमारा मीन है, और उसका मीडियन 9.9 था, ठीक है। और उसके बाद इसका जो वेरिएंस था जो कि हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया है, उसका जो वेरिएंस था वो 20.2896 है। और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में फ़र्क सिर्फ रूट का है, तो हमने वेरिएंस को रूट कर दिया तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया। तो हमने कैलकुलेट किया तो 0.2531 आ रहा है। तो स्क्यूनेस अगर ज़ीरो होगी तो उसका मतलब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, डेटा बिल्कुल सेंटर में होगा, बिल्कुल उस तरीके से होगा। स्क्यूनेस अगर 0 होगी तो डेटा का जो शेप होगा आपका वो ऐसा होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ऐसे, स्क्यूनेस अगर 0 होगी। लेकिन अगर स्क्यूनेस पॉजिटिव होगी, यानी इसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव आएगा तो डेटा का जो कर्व बनेगा वो ऐसे राइट स्क्यूड बनेगा। यानी स्क्यूनेस का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता, यानी ये -2.25 आता, ये अगर +0.25 या कुछ भी आता तो इसका कर्व का शेप ऐसा होता। अगर 0 होता तो कर्व का शेप ऐसा होता, अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो कर्व का शेप ऐसा होता। लेकिन चूंकि ये हमारा नेगेटिव आया है तो देखो कर्व का शेप जो है ना वो लेफ़्ट स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूड है, इस तरीके से, ठीक है। याद रखें जो स्क्यूनेस है, स्क्यूनेस में अगर नॉर्मल कर्व होता है तो वहाँ पे मीन मीडियन मोड बराबर होता है। यानी अगर हमारा डेटा के ऊपर अगर हम कर्व बनाएं तो अगर ऐसा कर्व का ऐसा शेप बने तो उसमें मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं। लेकिन अगर कर्व का ऐसा शेप बने जैसे यहाँ बना हुआ है, ये ऐसा शेप बने तो इसमें मीन बड़ा होता है मीडियन से, मीडियन बड़ा होता है मोड से, ऐसा शेप बने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मीन 2.4 है जबकि मीडियन और मोड 2 है। तो मीन जो है मीडियन और मोड से बड़ा है, तो इसीलिए राइट। तो पॉजिटिव अगर रिजल्ट आता है, पॉजिटिव यानी स्क्यूनेस का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव आता है तो उसमें मीन बड़ा होगा मीडियन से, मीडियन बड़ा होगा मोड से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मीन हमारा बड़ा है। लेकिन अगर नेगेटिव आंसर आता है जैसे हमारे यहाँ इसमें आया है -0.2531, तो फिर जो है हमारा जो मोड है वो बड़ा होता है मीडियन से, मीडियन बड़ा होता है मीन से। तो ये वाला ऑर्डर है। तो स्क्यूनेस इज 0.2531 माइनस विच इज लेस देन 0, दैट शोज द लैक ऑफ सिमेट्री, यानी नॉन नॉर्मल, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नहीं है। इट इज़ लेफ्ट स्क्यूड, द लेफ्ट स्क्यूड कर्व हैज़ मोड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद हमने कर्टोसिस कैलकुलेट किया। कर्टोसिस का है मीडियन अबाउट मीन ऑर्डर 4 और मीडियन अबाउट मीन का ऑर्डर 2 को स्क्वायर जब हमने किया तो कर्टोसिस आ गया 2.3311, ठीक है। अब ये कर्टोसिस का जो स्कोर है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये अगर 0 के बराबर होता है तो ये मेसोकार्टिक कहलाता है, और अगर ग्रेटर देन 0 होता है
तो ये लेप्टोकर्टिक कहलाता है। तो ये चूँकि ग्रेटर देन 0 है, लेप्टोकर्टिक है। लेप्टोकर्टिक का मतलब है इसकी जो हाइट होती है, पीक होती है, वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कर्टोसिस 2.33 विच इज़ ग्रेटर देन 0, इट इज़ लेप्टोकर्टिक मीन्स डेटा आर हेवी टेल्ड डेटा सेट्स विथ हाई कर्टोसिस टेंड टू हेवी टेल्स आर आउटलायर्स। तो इस डेटा के अंदर आउटलायर ज़्यादा हैं, उसकी टेल जो है ना ज़्यादा होगी, और आप इसके अंदर जो है जो है इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए आगे सवाल किया गया है, वहाँ पे आपको मज़ीद क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे जो है ना स्क्यूनेस पूछा गया है, सिमेट्रिकल, राइट स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड, और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा गया है, ठीक है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी अगर मैं ये बात करूँ तो ये वाला जो कर्व है हमारा, ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी इसकी लेफ़्ट और राइट में आपको कोई फ़र्क नहीं आता, एग्जैक्ट आपका शेप है, एग्जैक्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप ये वाला डेटा देखें तो ये हमारा राइट स्क्यूड है, ये हमारा राइट स्क्यूड है। यानी आप देखें ये शुरू की ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बड़ी है, आखिरी ऑब्जर्वेशन छोटी है। लेकिन अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसकी सेंटर वाली ऑब्जर्वेशन जो है वो यानी बराबर होंगी, और उसकी राइट और लेफ़्ट वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो यानी सेंटर वाली ऑब्जर्वेशन सबसे हाई होगी, राइट और लेफ़्ट वाली ऑब्जर्वेशन बराबर होंगी। मिसाल के तौर पर आप कोई ऐसा डेटा लें जिसके अंदर सपोज़ कोई आप डेटा ले रहे हैं एज का, स्टूडेंट्स की एज का। स्टूडेंट्स की एज जो है 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल। 18, 19, 20, 21, 22 ये हमारा एक्स है। 18 साल के जो है ना 5 लड़के हैं, और 19 के 10 हैं, 20 साल के 20 हैं, 21 साल के 10 हैं, और 22 साल के 5 हैं। यानी 18 के भी 5 और 22 के भी 5, 19 के, 21 के 10-10 और 20 के 20। तो जब आप इसका कर्व बनाएंगे ना, उसका कर्व बिल्कुल नॉर्मल बनेगा, यानी सेंटर को छोड़ के अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तब भी आपका जो ये बार्स होंगी ये दोनों बराबर होंगी, यानी ये बार 20 होगी और ये 18 वाली 19 वाली बार 10 होगी, और 21 वाली बार भी 10 होगी। 18 वाली बार 5 तक आएगी, और ये 22 वाली बार भी 5 तक आएगी। जब आप कर्व फिट करेंगे तो एग्जैक्टली नॉर्मल कर्व बनेगा, यानी उसकी लेफ़्ट और राइट, यानी सेंटर के लेफ़्ट और सेंटर के राइट में जो ऑब्जर्वेशन होंगी वो बिल्कुल एक डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी, तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो वो सिमेट्रिकल कहलाता है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास नॉर्मल, तो ये अगर ऐसा कर्व बने जैसे अभी डेटा का मैंने दिखाया तो इस टाइप का कर्व बना है, तो ये राइट स्क्यूड है, ये राइट स्क्यूड है। और अगर ऐसा कर्व बने जो पिछली स्लाइड में हमने देखा था ये वाला, तो ये लेफ़्ट स्क्यूड है, ये लेफ़्ट स्क्यूड है। इसकी स्क्यूनेस ग्रेटर देन 0 होगी, इसकी स्क्यूनेस लेस देन 0 होगी, जबकि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की स्क्यूनेस 0 आती है। तो स्क्यूनेस इज द मेजर ऑफ सिमेट्री और मोर प्रेजेंट द लेक ऑफ सिमेट्री, यानी सिमेट्री होगा तो नॉर्मल होगा, अगर लेक ऑफ सिमेट्री होगा तो नॉर्मल नहीं होगा, राइट स्क्यूड होगा या लेफ्ट स्क्यूड होगा। ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा सेट इज सिमेट्रिक इफ इट लुक्स द सेम टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द सेंटर पॉइंट, यानी डेटा सिमेट्रिकल होगा यानी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अगर उसके सेंटर से देखा जाए तो उसके लेफ़्ट और राइट के ऑब्जर्वेशन बिल्कुल इक्वली, लेफ़्ट पे भी इक्वल आपको नज़र आ रही होंगी, इक्वल तरह से बिहेव कर रहे होंगे, और राइट पे, तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। उसके बाद आते हैं कर्टोसिस पे। कर्टोसिस जो है इज़ द मेजर ऑफ वेदर द डेटा हैवी टेल्ड, लाइट टेल्ड टू ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा का जो है वो पीक देखा जाता है, कर्व देखा जाता है। अब आप देख सकते हैं ये जो है ये जो है लाइट टेल्ड है, ये लाइट टेल्ड है, ये लाइट टेल्ड है। तो इसमें स्क्यूनेस जो है कर्टोसिस जो है वो लेस देन 0 होगा, रेड कलर का आप देख सकते हैं। उसमें ये जो है ना ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कर्टोसिस का रिजल्ट 0 आएगा। और ये कर्टोसिस जो है ग्रेटर, तो ये इसकी जो है हेवी टेल्ड है। तो कर्टोसिस द मेजर ऑफ वेदर डेटा आर हेवी टेल्ड और लाइट टेल्ड रिलेटिव टू ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज डेटा सेट विथ हाई कर्टोसिस टेंड टू हैव ए हेवी टेल्स। हाई कर्टोसिस होगा तो हेवी टेल्स होगा। और आउटलायर्स, यानी डेटा के अंदर आउटलायर्स ज़्यादा होंगे। आउटलायर्स का मतलब होता है कि एक डेटा आप लेते हैं, उसमें सपोज डेटा में जो है आप स्टूडेंट्स लेते हैं 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 साल के स्टूडेंट लेते हैं, तो उसके अंदर एक अगर आप 70 साल का बूढ़ा भी ऐड कर दें
तो वो फिर 70 साल वाला, यानी बाकी सारा डेटा जो है ना सारे जवानों का है, 25 से 30 साल के स्टूडेंट्स का है, लेकिन उसमें एक 70 साल का बूढ़ा भी आप जो है ना शामिल कर देते हैं, तो वो 70 साल का बूढ़ा इस डेटा के अंदर जो है ना आउटलायर होगा, यानी वो बाकी डेटा से बिल्कुल जो है वो डेविएट कर रहा होगा, बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से अगर आप इसी डेटा के अंदर 25 से 30 साल के डेटा के अंदर अगर आप 5 साल का बच्चा भी शामिल कर दें तो वो भी आउटलायर कहलाएगा। तो आउटलायर अगर डेटा के अंदर होंगे तो उसकी जो पीक होगी वो हाईएस्ट होगी, वो बहुत ही ऊपर होगी। तो डेटा सेट विद लो कटऑफ हैव लाइट टेल्स आर लेक ऑफ आउटलायर्स, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी एक्सट्रीम केसेस। तो ये जो है ना इसकी डेफिनेशन है। आगे फर्दर उसको एक्सप्लेन किया गया है बाकी ग्राफ्स के थ्रू मदद से, ताकि आपको समझ में आए कि जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है का कर्व देखो ये ऐसा होता है, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये नॉर्मल कर्व है। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं इस तरफ भी बराबर होती हैं, इस तरफ भी बराबर होती हैं, इसमें मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं। नेगेटिव स्क्यूड में मोड बड़ा होता है मीडियन से, मीडियन बड़ा होता है मीन से। पॉजिटिव स्क्यूड में जो है मीन बड़ा होता है मीडियन से, मीडियन बड़ा होता है मोड से। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास कर्टोसिस है। कर्टोसिस में ये बिल्कुल जो हाईएस्ट पीक जो होती है जिसमें आउटलायर ज़्यादा होते हैं, इसका कर्व तकरीबन बहुत ही ऐसे बड़ा ऊंचा बनता है। ठीक है, तो ये इसका कर्टोसिस का रिजल्ट ग्रेटर देन 0 होता है, इसको हम लेप्टोकर्टिक कहते हैं। और ये नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये जो नॉर्मल ये बिल्कुल आइडियल कर्व ये होता है, ये इसका कर्टोसिस का रिजल्ट 0 होता है, तो ये मेसोकर्टिक होता है। और ये जो जिसकी टेल लो होती है तो इसकी जो कर्टोसिस का रिजल्ट लेस देन 0 होता है, तो ये प्लेटिकर्टिक होता है। उसके बाद फिर अगेन स्क्यूनेस को, ये पॉजिटिव स्क्यूड है, इसकी स्क्यूनेस 0 है, ये नेगेटिव स्क्यूड है, यानी ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। इसी तरीके से कर्टोसिस की एक और ग्राफ दिखाई गई है कि ये प्लेटिकर्टिक है, ये मेसोकर्टिक है, ये लेप्टोकर्टिक है। अगेन फिर ये एक और ग्राफ दिखाया गया है, पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूनेस, फिर जो है ना कर्टोसिस लेस देन 0, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। तो इनके ग्राफ्स को जो है ना 4-5 ग्राफ डिफरेंट ग्राफ्स की मदद से ये समझाने की कोशिश की गई है कि स्क्यूनेस और कर्टोसिस क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। फर्स्ट 2 मोमेंट अबाउट ओरिजिन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन, यानी मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो है फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे गिवन है। तो उसके अंदर ये है कि मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो है 26 आ रहा है और 932 आ रहा है। ऑर्डर 1 26 है, ऑर्डर 2 932 है। तो ये हमारे पास मोमेंट अबाउट ओरिजिन है। अब इसकी मदद से हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। अब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जब मालूम करेंगे तो हमें पता है मोमेंट अबाउट ओरिजिन का जो फर्स्ट ऑर्डर होता है वो 26 होता है, वो 26 होता है। और जो यानी 26 ये हमारा मीन भी कहलाता है, यानी मोमेंट अबाउट ओरिजिन का जो फर्स्ट ऑर्डर है वो मीन भी कहलाता है। तो इसमें मीन हमारा 26 है। और मोमेंट अबाउट ओरिजिन का जो ऑर्डर 2 है वो 932 है। तो हमें पता है कि मोमेंट अबाउट ओरिजिन ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 की मदद से हम वेरिएंट्स मालूम कर सकते हैं। ये आप देख लें कि हमने मोमेंट अबाउट मीन को मोमेंट अबाउट ओरिजिन ऑर्डर 2 और ऑर्डर 1 की मदद से कैलकुलेट किया था, तो ये वेरिएंस आया था। तो बिल्कुल इसी डेटा को यूज़ करते हुए हमने जो है ऑर्डर 1 यानी एज वी डिस्कस क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज मीन, सो मीन ऑफ डेटा इज 26। वी आल्सो चेक क्वेश्चन नंबर 15 द सेकंड ऑर्डर ऑफ मोमेंट अबाउट मीन इज द वेरिएंस, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। फर्स्ट कैलकुलेट सेकंड ऑर्डर मोमेंट अबाउट मीन बाय यूजिंग 2 मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, देन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मोमेंट अबाउट ओरिजिन की मदद से हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर मोमेंट अबाउट मीन आ गया, उसका हमने रूट निकाला तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा बन गया। तो ये सिंपली हमने ये चीज़ों को कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 20 में अगेन स्क्यूनेस कैलकुलेट किया है। डेटा गिवन है मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये फार्मूला है स्क्यूनेस का, ये पीछे भी यूज़ हो चुका है, यहाँ पे फार्मूला ये यूज़ हो चुका है 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है, डेटा को पुट किया है। तो ये जो है इट इज़ कोएफिशिएंट इज 0.4875 विच इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड द डेटा हैज़ मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड। ये पॉजिटिव स्क्यूड है। हम बता चुके हैं कि जब पॉजिटिव स्क्यूड होता है तो उसका मीन बड़ा होता है मीडियन से, मीडियन बड़ा होता है मोड से।
तो ये हमने कैलकुलेशन की है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। आ जाए क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें जो है स्क्यूनेस का जो है ना दो तीन फार्मूलाज हैं। तो यहाँ पर हमने 2 फार्मूलाज यूज़ किए हैं। एक तो पहले हमने यूज़ कर लिया है, ये वाला फार्मूला, ये वाला भी है। इसके अलावा ये गैल्टन स्क्यूनेस का फार्मूला है, जिसमें Q1 + Q3 - 2Q2 इस तरीके से ये वाला फार्मूला है। डेटा हमें गिवन है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन तो सेम ही है, क्योंकि अगर आंसर 0 आएगा तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाएगा, सिमेट्रिकल कहलाएगा। अगर इसका आंसर पॉजिटिव आएगा तो राइट स्क्यूड, नेगेटिव आएगा तो लेफ्ट स्क्यूड। तो ये उसका आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब जो है नॉर्मल कर्व बनेगा। कर्व हमने दिखाया हुआ है यहाँ पे, स्क्यूनेस = 0, डेटा सिमेट्रिकल यानी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है तो मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 22 to 26 आपको करना है। 22 करने के लिए आपको 21 यानी इस क्वेश्चन को रेफ़र करना है, क्योंकि तकरीबन सेम आपको चीज़ें कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 15 को रेफ़र करना है। 23 के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 15 को रेफ़र करना है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 15 को रेफ़र करना है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करने हैं, ये वाले फार्मूलाज यूज़ करने हैं, और यही फार्मूला जो है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए भी यूज़ होंगे, जो हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन नंबर 15 में जब हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो यहाँ आपको बताया गया है आल्सो कैलकुलेट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 रेफर फार्मूला गिवन इन लास्ट स्लाइड। तो ये हम आपको बता चुके हैं। तो जो फार्मूला आपने 17 में यूज़ किया है, वही फार्मूला जो हैं आपको यहाँ ये इस क्वेश्चन नंबर 24 में भी यूज़ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए रेफर क्वेश्चन नंबर 3 to 15। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको सॉल्व करनी है। थैंक यू वेरी मच।